हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं भारत माता, यानी कि भारत से हम क्या सीखें। और ये क्लास 8 का है, ठीक है, कक्षा 10th का है, बिहार बोर्ड। और ये 2026 के लिए है। इसमें कंटिन्यूअस अभी क्लास हो रहा है, ठीक है। अभी हिंदी का हम क्लास करा रहे हैं जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। उसका हम वन शॉट करा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या कराएंगे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। तो जितने भी अभ्यास से प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं बुक का, सभी क्वेश्चन आंसर का सलूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एक लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत से हम क्या है, कि भारत से हम क्या सीखें। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि भारत का पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता किन के लिए वांछनीय और क्यों है। कह रहा है कि भारत की जो पहचान सकने वाली जो दृष्टि होती है, इसकी आवश्यकता किन के लिए होती है और किन के लिए वांछनीय है और क्यों है। तो बात करें तो भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत एक ऐसा समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोग का अनेक समस्याओं का निदान संभव हो सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में पहचान सकने वाली जो दृष्टि की आवश्यकता है वह हमारे भारत के लिए है, और वांछनीय है किसके लिए, तो वह यूरोपियन के लिए है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों की अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताता है। तो किसे प्रत्यक्ष ज्ञान को आवश्यक बताता है, तो लेखक ने बताया कि ज्ञान भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों में अध्ययन में, पुरातन के ज्ञान एवं अन्य नीति साधक विषयों में अभिरुचि और उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक माना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि आपको बताना है कि भारत कहाँ निवास करती है। भारत कहाँ निवास करती है, आप लोग को कमेंट में बताना है कि भारत निवास तो करती है लेकिन भारत कहाँ पे निवास करती है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकता है। अब देखिए, सच्चे भारत का दर्शन, अभी पूछे भारत कहाँ निवास करती है, अब यहाँ पूछा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, नंबरिंग चेंज हो सकता है लेकिन पूरा क्वेश्चन आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकता है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग भावना ग्रामीण में कुट कुट कर भरा होता है, और ये हमारे भारत के लोग के अंदर ही होता है, ठीक है। भारत के अंदर ये पाए जाते हैं, और हमारे ग्रामीण भारत माता निवास भी ग्राम में करते हैं, यानी कि गाँव में करते हैं। तो इसलिए हमें भारत होने पर गर्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है और स्पष्ट करें। कह है कि भारत माता जो ग्राम पंचायत को किस अर्थ पर और किनके लेख में बताया गया है, महत्वपूर्ण बात है, उसको बताइए। तो बात करें तो प्राचीन स्थानीय सभ्यता और प्रणाली या पंचायत का समझने और समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र ग्रामीण पंचायत में विद्यमान है। कोई चीज़ को बताना है, समझाना है, तो बड़ी स्तर पर हर चीज़ बना हुआ है। जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाई का निर्माण और विकास, समृद्ध प्राचीन युग कानून के पुरातन रूप में विषय में अनुभव और महत्ता को समझने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत ग्राम पंचायत को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। क्या बताया है, भारत की ग्राम पंचायत के लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। कहता है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यवश घटनाओं का हवाला दिया और क्यों दिया था। तो लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिस नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेश मंडल की सेवा में भेजे जाने से कंपनी के मालिक द्वारा उनका महत्व नहीं समझा एवं मुद्राओं की माला देना दुर्भाग्य घटनाओं को कहा, क्योंकि यह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय नहीं था। तो अगर देखिए, अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपका हिस्ट्री जो होता है ना, अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हैं बढ़िया से, तो हिस्ट्री के बुक में पूरा डिटेल में बढ़िया से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दिया गया है, जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और बढ़िया से जान सकते हैं। तो ये जो मुद्दा, जो प्रणाली था, वह नहीं समझना एवं मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यवश घटना कहा जाता था, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे बहुत सारे धन दौलत जेवर गहना थे जो कि विदेशी लोग आए और यहाँ से लूटपाट करके ले जाए। तो उसमें एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, आया था, व्यापार का माध्यम से यहाँ पे शासन किया, अपना यहाँ भारत के लोगों के सामानों को, गहनाओं को लूटा,
धन दौलत को लूटा और फिर यहाँ से जब विरोध होने लगा, भारत के लोग सब जब जागृत हो गए, जब उनका सामना करने लगे, तो फिर वो लोग बाद में हार के वो चले गए। अगली बात करते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगली क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया, कहता है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाया है। कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक मतलब यूरोप के साथ व्यापार का संबंध था। यूरोप से कोई सामान लाना, फिर इंडिया से कोई सामान को खरीद के ले जाना, और हम लोग यूरोप के सामान खरीदते थे, फिर यूरोप यहाँ आता था और हमारी सामान को खरीद कर वो अपने जगह अपने यहाँ ले जाता था। तो जब प्राचीन काल में ये सब हो रहा था तो लेखक इसके क्या दिखाया है। तो लेखक के अनुसार सुलेमान के समय में ही भारत, सीरिया, फिलिस्तीन के मध्य अवगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन दिनों के व्यापारी अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता था। हाथी के दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि वस्तुओं का ओफीर से निर्यात होती थी। निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। वे वस्तु भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। और उस समय बहुत सारे जो हाथी के जो दांत होते हैं, हाथी के दांत को बहुत ज़्यादा कारोबार होता था। बंदर की खाल हो गया तो मार के ले जाना, मोर का पंख हो गया, मोर हो गया, चंदन की लकड़ी जो होती है उसका बहुत ज़्यादा ये सब ओफीर से कारोबार होता था। और ये जो बातें है ये बाइबिल में कही गई है। ठीक है, कोई भी बात को ऐसे नहीं बोला जाता है किसी को प्रूव करने के लिए, तो वही बाइबल में जब लिखा गया है तो इस बात को कहा गया है। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती है। और ये जो लेखक बता रहा है कि ये जो चीज़ें जो था दूसरे देश से नहीं ला सकते, दूसरे देश में पूरा रोक था, लेकिन भारत में वैसे भ्रष्टाचार लोग जो थे पहले इस तरह का काम होते रहता था। अगला बात है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत किस तरह अतीत और सुंदर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। कह रहा है अतीत यानी पुरानी जो घटनाएं हैं वह सुदूर भविष्य को किस तरह से जोड़ता है। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है, यह मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्वान है। कह रहा है कि ये जब जोड़ता है प्राचीन, जब नए जब ज्ञान होता है तो उसमें नई सुंदरता, नई वर्ड, नई चीज़ सभी जुड़ने लगते हैं। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यह संस्कृति भाषा के द्वारा विश्व की चिंतन ऐसी धारा का अवगाह का अवसर मिला है जो अभी भी अज्ञात है। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए हेतु यह रूप में मान्य रखता है। अगला आपके सामने ये रहा, कहता है कि मैक्स मूलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। मतलब यहाँ पे बता रहा है कि मैक्स मूलर जो है संस्कृत की कौन सी विशेषता, संस्कृत का कौन सी विशेषता और महत्व को बतलाया है। तो देख लीजिए, मैक्स मूलर ने के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इनके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद और ग्रीक, लैटिक, थॉटिक और एग्रो सेक्शन जैसे ट्यूटाइडियन भाषाओं को केटिल्स तथा सवाल भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या के आसीन पर हल किया जा सकता है। ये मैक्स मूलर का कहना था। अगली क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं को अध्ययन में पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुआ। मतलब संस्कृत हो गया और दूसरी भारतीय भाषा, ठीक है, तो ये दोनों का अध्ययन करने के पश्चात जगत यानी जगत का मतलब संसार में क्या क्या लाभ हुए। तो संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं को अध्ययन के लिए मानव जाति के बारे में पश्चात जगत के विचार, व्यापार और उनके उदार बने। लाखों करोड़ों अजनबी तथा बड़ समझने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने का स्वीकृत विकास हुआ। इसके अध्ययन से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से प्रकट कर दिखाया, जो पहले नहीं हो पाया था। उसके अध्ययन के पश्चात जगत को विश्व के प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। तो भारत एक ऐसा महान देश कहा जाता है, महान, क्योंकि भारत में देश विदेश से लोग सब यहाँ पे पढ़ने आते थे, जो कि एक नालंदा विश्वविद्यालय था। तो लाखों करोड़ों जो लोग थे और हमारे देश के अलावा दूसरे देश से लोग सब यहाँ पे पढ़ने आते थे। लेकिन बाबर खिलजी वंश के उस सबके जो वंशज थे, पढ़ने के बाद वहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको जला दिया गया। उसमें 2-3 मंजिला था जिसमें अध्ययन करने के लिए बहुत सारे बुक थे। तो अंग्रेज जब पढ़ कर गए और जाते समय उसको जला दिया, तब तो भारत एक थोड़ा सा कि पढ़ाई लिखाई में, हर चीज़ ज्ञान में पीछे रह गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्त भूमंडल में सर्वविधम संप्रदा, संस्कृति, सौंदर्य का परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो भारत एक ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क का उच्चतम उपलब्धि या सर्वोत्तम साक्षात्कार हुआ है।
यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं में ऐसी समाधान ढूंढने निकले हैं जो विश्व के दार्शनिक के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन सुखद बनाने के लिए प्रयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का समर्थन मिलता है जो कि भूमंडल का अत्यंतिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रह गया कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करता है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, नया सिकंदर किसे कहा है और ऐसा कहना क्या उचित है। तो लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझना, जानना एवं समस्त लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवासूत अन्वेष और पर्यटक का अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीय को निकट से जानने की नवीन स्वप्नदर्शी आज का सिकंदर कहना अति शोध नहीं है। यह उचित है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और भारत में हमें क्या सीख पाठ के आधार पर बताइएगा। कह रहा है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है तथा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, और ये कविता में जो बातें कही गई है उसी बात के आधार पर आपको बताना है। तो जैसे कि बात कर लेते हैं कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। भारत जो है प्राचीन काल से, ये आधुनिक काल नई काल नहीं है, ये पुराने से पुराने सबसे पुराने काल चल जाइए तो ये धार्मिक विकास का केंद्र रहा है, जिसे हम लोग सनातन धर्म कहते हैं। और सनातन धर्म को हम लोग अपने अलग अलग धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बांट दिए, लेकिन धर्म एक ही सनातन। ठीक है, यहाँ धर्म का वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास और अपरिहार्य जियामा रूप से प्रत्यंत परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। भारत किसकी भूमि है? वैदिक धर्म की भूमि है। भारत किसकी भूमि है? बौद्ध धर्म की भूमि है। पारसियों का जरथुक धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट और विकसित होते रहते हैं। इस तरह के भारत धार्मिक क्षेत्रों में से विश्व ओलंपिक करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अगला है कि लेखक ने नीति कथाओं की कक्षा में किस तरह से भारतीय अनुदान का रेखांकन किया है। तो लेखक ने बताया है कि नीति अर्थकथाओं और अध्ययन के क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ। समय समय पर विधि साधनों और मार्ग द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कहता है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। कह रहा है कि लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों मानता है। तो अगर बात करें, लेखक किसी विषय को भूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने का उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वही उसे विषय का मौलिकता, उसका विकास तथा उसकी शाखाएं प्रशाखाओं जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छी आचरण रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को पढ़ाई में दिमाग लगाना चाहिए, कुछ चीज़ सीखने में लगाना चाहिए। जैसे कि हम मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, तो उस चीज़ को पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद उस पर मंथन करना चाहिए कि ये सच में होता है, ये काम कैसे करता है, तो इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं पढ़ते नहीं हैं और रील देखते हैं, मोबाइल ले लेते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा क्लास करते हैं फिर रील देखते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है। आप क्या कीजिए, जिज्ञासा होना चाहिए कोई चीज़ का पढ़ने का, कोई चीज़ का सीखने का। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई वर्ड दिया हुआ है तो उस वर्ड का खोजने का कि हाँ ये इसका मतलब क्या होता है, ये पहले काम कैसे करता था, तो इस तरह का जब आता है तो हमें अध्ययन में फलदायी यानी कि सफलता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि लेखक के नीति कथाओं के किस भारतीय अवदान को रेखांकित किया है। लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं का अध्ययन क्षेत्र में नवजीवन का संचार हुआ है। क्या है? नवजीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विधि साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति तथा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। कह रहा है कि यहाँ से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर हो गया, ये पश्चिमी की इलाका होती है। ठीक है, उत्तर की इलाका होती है। और आपका अगर देखा जाए यूपी साइड चल जाइए, पंजाब चल जाइए, राजस्थान चल जाइए, गुजरात, ये सब पश्चिमी इलाका हो गया। और पूर्वी इलाका जैसे कि कोलकाता का साइड चल जाइए, मिजोरम चल जाइए, ये पश्चिमी इलाका होता है। तो उस मार्ग में क्या था कि समय समय पर विधि साधनों का मतलब क्या होता है, ज़रूरत को कोई भी चीज़ पूरा करने के लिए जो हमें चीज़ उत्पन्न करती है, हमें मिलता है, वो संसाधन कहलाता है। लेकिन साधना के मार्ग को अनेक नीति कथाएं बनाई गई थी जो कि पूर्व की ओर प्रवाहित होती थी। भारत में प्रचलित कहावतें हैं कि दंत कथाओं का प्रमुख शौद्र बौद्ध धर्म को मानना जाने लगा, किंतु उनमें निहित समस्या समाधान की प्रतीक थी। अब देखिए यहाँ पे कहा कि दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को मानने जाने लगा। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने क्रिटिलेस से मिला था।
इसी प्रकार संस्कृत की एक कथा यूनानी के लिए नीति तथा मिलती है और भारतीय नीति कथा यूनानी से कैसे जुड़े, ये एक शोध का विषय बन गया हुआ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका वीडियो होता है कंप्लीट। अब हमारी वीडियो यहाँ से रेगुलर तो आता ही है, प्लीज़ आप लोग मोटिवेट हमें कीजिए। ठीक है, और हमें मोटिवेट कीजिएगा ना, तो फिर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी ना, जब सब्सक्राइबर और व्यू नहीं आता है ना, तो फिर आप थोड़ा सा हताश हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और जो भी क्लास कराते हैं उसको पूरे क्लास को देखिए। क्योंकि यही चीज़ अगर कहीं पे परचेज कर ख़रीदते हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ कराया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको फ्री में क्वेश्चन आंसर हो गया, वन शॉट नोट्स हो गया, समरी हो गया, सभी कुछ करा देते हैं। ठीक है, तो आपको फ्री में चीज़ मिल जाता है। तो प्लीज़ जब फ्री में मिलता है तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर यही चीज़ अगर आपको मान लेते हैं कि अगर आप कोर्स में अगर आपको हम दें बेचें तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा। ठीक है, हमारा मकसद है कि यार हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और फ्री में पढ़िए। ठीक है, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा फिर भी हमारा कॉस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, फ्री में पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।